नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेंटेनेंस केस से पतियों के बचाव को लेकर है। पतियों के ऊपर झूठे मामले दर्ज करा के और मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है, जिससे उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। सेटलमेंट करने के लिए मनमानी एलिमनी, मनमानी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। तो आज का ये वीडियो पतियों के पक्ष में है कि उनको इस तरीके से मेंटेनेंस के केस में क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी पत्नियां जो हैं वो झूठे केसेस ही करती हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सभी केस झूठे नहीं होते। किसी-किसी केस में पति की गलतियां भी होती हैं, जिससे कि वो औरतें जो बेसहारा हो रही हैं, उनको मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि आजकल पढ़ी लिखी जो एडवांस कहलाने वाली महिलाएं हैं, जो बेमतलब अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए या छोटी-छोटी बातों में झगड़ा करके उनके खिलाफ झूठे केसेस दर्ज करा देती हैं और खुद गलत होते हुए भी पत्नी पति और ससुराल वालों पर प्रेशर बनाकर मोटा पैसा ऐंठने के चक्कर में रहती हैं। खुद कमाने में सक्षम होती हैं, क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन फिर भी पति के ऊपर प्रेशर बनाती हैं और पति से मेंटेनेंस वसूलती हैं। पति अगर मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे जेल होती है। इसके अलावा अन्य कई गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं पति के ऊपर। और पति के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे जेठ हैं, देवर हैं, ससुर हैं, उनके ऊपर भी तमाम गंभीर आरोप लगा दिया करती हैं महिलाएं, जैसे अटेम्प्ट टू रेप वगैरह, छेड़खानी का, जिससे कि वो उन सभी को सबक सिखा सके। और इसी तरीके के तमाम एलिगेशंस जो हैं वो लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पति और पति के परिवार वालों के ऊपर बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं झूठे आरोप, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके और तगड़ा मेंटेनेंस और एलिमनी वसूली जा सके। और ऐसा तभी होता है जब पत्नी खुद गलत होती है और वो पति से अलग रहना चाहती है और उससे तलाक लेना चाहती है। वो ये सोचती है कि इससे पहले कि परिवार वाले मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएं, मैं इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाऊं कि ये तगड़ा मेंटेनेंस भी मुझे दे और मेरे आरोप भी ना सिद्ध होने पाए और मुझे तलाक भी आसानी से मिल जाए। तो इस तरीके से पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जा रही है, जबकि आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी भी नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, किसी अन्य पुरुष के साथ वो एडल्ट्री में है, अवैध संबंधों में है, अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ के चली गई है, आपके ऊपर आपके परिवार से अलग रहने का दबाव बना रही है। अगर इस तरीके का आपका मामला है और पत्नी आपको मेंटेनेंस का केस करने की धमकी भी दे रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जिससे अगर आपका मामला इस तरीके का है तो उसमें किस तरीके से आप मेंटेनेंस के इस केस से बच सकते हैं। तो पतियों को ऐसी कौन सी तैयारियां करके पहले से रखनी चाहिए अगर उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस होने वाला है या हो गया है, कि वो मेंटेनेंस से बच सकें या फिर मेंटेनेंस के केस को रद्द करा सकें या फिर मेंटेनेंस को कम करा सकें। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपकी भी कोई लीगल समस्या है, आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि पति अपने नाम से कोई भी संपत्ति ना रखे। यानी कि अपने नाम से अगर वो कोई संपत्ति खरीदने जा रहा है या पहले से उसके नाम से कोई संपत्ति है और उसके माता पिता जीवित हैं, तो वो अपने माता पिता के नाम से या तो खरीदे और या तो फिर उनके नाम ट्रांसफर कर दे। क्योंकि अगर आप अपने आप को इतना सक्षम नहीं वहां पर साबित करते हैं कोर्ट में कि आप मेंटेनेंस दे सकते हैं या फिर बेरोजगार साबित करते हैं अपने आप को, तो फिर ऐसे में कोर्ट क्या करती है कि जो पति के नाम पर संपत्ति होती है उसको बेचकर पत्नी को मेंटेनेंस या एलिमनी दिलाई जाती है। तो पतियों को इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर उनके नाम है तो उसको ट्रांसफर कर दें या फिर माता पिता के नाम या भाई बहन के नाम से खरीदें। और शादी होते ही अपनी चल अचल संपूर्ण संपत्ति का अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को पूरी पूरी जानकारी देने से बचें, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम है, शादी के शुरुआती दौर में आप नहीं जानते कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से संबंध कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि जो दूसरा आपका परिवार है जिससे आप जुड़ गए हैं, वो लालच में आकर, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी संपत्ति के लालच में आकर आपसे मेंटेनेंस वसूलना चाहता हो या आपसे पैसा वसूलना चाहता हो, तो इसकी जानकारी आपको
आसानी से नहीं हो पाती है शुरू में। तो ऐसी स्थिति में जितने भी पति हैं, समय ऐसा आ गया है कि अब ये सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि ये सारी जानकारी अगर आपने अपने पार्टनर को शेयर कर दी और बाद में इस तरीके की कोई स्थिति आती है, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को अगर बेरोजगार साबित करते हैं, तो आपकी जो मोटी कमाई से खरीदी गई संपत्ति है, उसे बेचकर मेंटेनेंस और एलिमनी देने का आदेश कोर्ट आसानी से कर देगी और आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, कुछ साल साथ रहने के बाद जब आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा हो जाए, आपकी शादी अच्छी चलने लगे, तब बेशक आप अपने पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी खरीदिए या ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदिए या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदिए, आप दोनों को जानकारी हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आज के दौर में इस बात का ध्यान हर पति को रखना जरूरी है, क्योंकि शादी अब आज बिजनेस बन चुकी है, ये कोई संस्कार नहीं रह गई है और लोगों के साथ इस तरीके के ठगी के स्कैम बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। आजकल दिन ब दिन कोर्ट में इस तरीके के मामलों की वृद्धि हो रही है, इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं कि जहां किसी व्यक्ति की 3-4 बेटियां हैं तो वो अपनी बेटियों की शादी करता है, 3-4 महीने में तलाक देके मोटी रकम एलिमनी के रूप में वसूल के फिर दूसरी शादी करता है। इस तरीके का स्कैम चल रहा है, इस तरीके की ठगी चल रही है, जिन ज्यादातर उन्हीं को ये अपने शिकार बनाते हैं जो ज्यादा संपत्ति वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी सचेत रहेंगे तो इस तरीके की स्कैम का शिकार नहीं बनेंगे। इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच समझकर, बहुत ही देख समझकर करने वाला है। इस तरीके का रिश्ता बनाना है जो आपके समकक्ष हो, आपके बराबर के स्टेटस के हो, वरना इस तरीके की ठगी करने वालों की कमी नहीं रह गई है। लड़की बहुत सुंदर है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा नाजुक है, ये सब चीजें एक तरफ रखिए। पहले सबसे आप उस परिवार की प्रतिष्ठा देखिए, उस परिवार के संस्कार देखिए कि और उनका समाज में रहन सहन और प्रतिष्ठा किस तरीके की है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। परिवार, संस्कार, एजुकेशन, उनकी प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप रिश्ता जोड़ेंगे तो आपको भी समाज में सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और एक दूसरे से अच्छे संबंध बने रहेंगे। और इन दो तरीके के लोगों से हमेशा बचना चाहिए, या तो बहुत पैसे वाले हों या फिर बहुत गरीब हों। इन दोनों से अगर आप रिश्ता जोड़ते हैं तो आपकी सुख शांति समय के साथ हो सकता है खत्म हो जाए और आप सुकून की जिंदगी ना जी सके। तो मेंटेनेंस केस में पहली बात तो ये थी कि आप अपनी संपत्ति को, अपने प्रॉपर्टी को पूरी तौर से अपने पार्टनर के साथ शेयर ना करें शुरू में, तो इसमें बचाव रखें। शादी के बाद मान लीजिए पत्नी से नहीं बन रही है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो आपके ऊपर मेंटेनेंस केस करने की धमकी दे रही है या मेंटेनेंस केस उसने आपके ऊपर कर दिया है, मेंटेनेंस केस चल रहा है, आपके ऊपर मेंटेनेंस बंध भी गया है और कोर्ट से आदेश भी होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में पति अपने पक्ष में क्या क्या तर्क कोर्ट में रख सकता है, अपने बचाव के लिए क्या उपाय कर सकता है कि वो मेंटेनेंस देने से बच सके या मेंटेनेंस को कम करा सके। इसके लिए अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूएलिटी की है तो सबसे पहला काम यह है कि पति को एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं। उसमें ऑडियो है, वीडियो है या फिर फोटोग्राफ्स हैं या फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं। अगर उसने पति के साथ या परिवार वालों के साथ कोई क्रूरता की, मारपीट की है और आपने मेडिकल कराया, तो इस तरीके के प्रूफ जो क्रूएलिटी को साबित करते हो, ऐसे प्रूफ इकट्ठे करने हैं। और दूसरा, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो उससे रिलेटेड प्रूफ्स भी मैंने अपने चैनल पर एडल्ट्री से रिलेटेड कई वीडियोस जो हैं अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें आप जाकर उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आप पत्नी की एडल्ट्री के प्रूफ जो हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं और कोर्ट में उसकी एडल्ट्री को साबित कर सकते हैं ताकि मेंटेनेंस से आप बच सकें। अगर पत्नी एडल्ट्री में है, ये साबित हो जाता है, तो फिर आपको मेंटेनेंस उसको नहीं देना होगा, यानी कि पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट में ये तर्क दिया है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बेरोजगार है, वो कमाने में सक्षम नहीं है, उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो कुछ काम करके अपना भरण पोषण कर सके, तो ऐसे में आपको पत्नी की एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई एक्स्ट्रा स्किल से रिलेटेड उसका कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का डिप्लोमा होता है, इसके अलावा कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा होता है, या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जो प्रोफेशनल हो, या फिर उसकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो आपको संभाल के रख लेने हैं। यानी कि ये चीजें आपको पहले करनी है।
जब आपकी शादी होती है, आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है, अच्छा संबंध है, तो आप बातों-बातों में उसकी एजुकेशन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और सारे प्रूफ्स अपने पास रख लीजिए सुरक्षित भविष्य में अपने बचाव के लिए। ईश्वर न करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि आजकल समय बहुत खराब चल रहा है, तो अपने बचाव के लिए आपको ये काम कर लेने बहुत जरूरी है, ताकि पत्नी कोर्ट के सामने ये तर्क ना दे पाए कि मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूं, मैं अपना भरण पोषण करने के लायक नहीं हूं। देखिए, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, सक्षम है, एजुकेटेड है, वो कानूनन मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होती है। अगर आपके पास इस तरीके के प्रूफ्स नहीं होंगे, तो आप कहां से कोर्ट में ये सब चीजें सबमिट करेंगे, किस तरीके से एविडेंसेस लाएंगे। इसलिए उन कलेक्टेड जो एविडेंसेस हैं, जिनको कि आपने पहले ही कलेक्ट कर रखा है, तो उनको आप कोर्ट में लगा के साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। अगला स्टेप आप ये भी ले सकते हैं कि आप पत्नी की जो कंप्लेंट उसने की है, उसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें कि उसमें से क्या क्या उसने झूठ लिखवाया है और क्या क्या सच है। देखिए, मेंटेनेंस लेने के लिए अक्सर पत्नियां क्या करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा झूठे आरोप ही पति के ऊपर लगाती हैं और ससुराल वालों के ऊपर लगाती हैं। तो आप कंप्लेंट की कॉपी लेके अच्छी तरीके से उसे देखिए और जितने भी झूठे आरोप हैं उन सबको आप सबूत के साथ अपने जवाब के साथ लगाएं। ये जो आरोप लगाए हैं पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में, ये आरोप झूठे हैं और ये रहा इनका सबूत। इस तरीके से उसके झूठे आरोपों को जब आप साबित कर देंगे तो बीएनएसएस 379 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं अपनी पत्नी के अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट और झूठा एफिडेविट देने के खिलाफ। अब देखिए, अगला स्टेप क्या है कि अगर आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, यानी कि आपके माता पिता को भी आप मेंटेनेंस देते हैं और आपके भाई बहन हैं, आपके परिवार में अन्य सदस्य हैं, कोई बीमार है, किसी का लंबा इलाज चल रहा है, लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो उन सब की डिटेल आप यहाँ पर अपने जवाब में लगाएंगे। पूरा ब्यौरा आप देंगे एक एक चीज का। अब होता क्या है कि आपकी जो इनकम है, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए है और पत्नी यहाँ पर 80,000 और 1 लाख मेंटेनेंस की मांग कर रही है पर मंथ। तो यहाँ पर आपको अपने एक एक खर्च का उल्लेख करने के साथ साथ साबित करना है, उससे रिलेटेड सारे आपको बिल वाउचर और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सहित आपको अपने जवाब में फाइल करना है, ताकि कोर्ट इस बात से डिनाई ना कर सके। और ये सब अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इन सारे खर्चों को काटकर आपके पास जो पैसा बचता है उसी से मेंटेनेंस बांधा जाता है, उसका परसेंटेज लगाया जाएगा। आपके जरूरी खर्च हैं, जैसे लोन चल रहा है, माता पिता का खर्च उठा रहे हैं आप, उनकी दवा का खर्च है, उनको मेंटेनेंस दे रहे हैं, कार का लोन भर रहे हैं, इस तरीके से एक एक चीज को आपको यहाँ पर अलग अलग पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जवाब में लगाना है। तो आप जान लीजिए कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए आपकी इनकम है और यहाँ पर आपका 1.5 लाख रुपए करीब आपका आ जाता है पूरा एक्सपेंडिचर, तो बाकी जो 50,000 रुपए बचता है तो कोर्ट उसी 50,000 पर पत्नी को मेंटेनेंस दिलाएगी, क्योंकि आपके जो फिक्स खर्चे हैं, जो फिक्स जिम्मेदारियां हैं, उनको तो आप बंद नहीं कर सकते, उनसे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते, उन्हें तो आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पैसा बचता है उसी के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस फिक्स करती है कोर्ट। और साथ ही अगर आप पत्नी की एडल्ट्री साबित कर ले जाते हैं या फिर उसकी क्वालिफिकेशन साबित कर ले जाते हैं कि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो पत्नी को 0 मेंटेनेंस मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि ये चीजें आप सही तरीके से साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अपने ये सारे जिम्मेदारियों को, अपनी जो सैलरी है उसको किस किस चीज में खर्च करते हैं ये तो आप साबित कर ही सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप कोर्ट में लगा सकते हैं और पत्नी को कम से कम मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट का आदेश करवा सकते हैं। अपने माता पिता के द्वारा मेंटेनेंस का अपने ऊपर केस करवाइए और मेंटेनेंस का आदेश लेके उसे भी अपने मेंटेनेंस के केस में लगा सकते हैं कि मैं अपने माता पिता को भी इतना मेंटेनेंस पे कर रहा हूं, तो आपकी सैलरी से उतना तो डिडक्शन होगा। इसके अलावा जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई थी उन सबको बिल्कुल सही ढंग से साबित कीजिए। एक बात और यहाँ पर बहुत ही जरूरी है जिसको कि आपको करना चाहिए जब मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने वाला या बहुत पैसा कमाने वाला मत शो कीजिए। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कीजिए कोर्ट में कि आप एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही मामूली इंसान हैं।
देखिए, आप कोर्ट में जाते हैं बहुत बढ़िया हाई-फाई ब्रांडेड कपड़े पहन के, खूब महँगी घड़ी बाँध के या फिर बहुत ही लाखों का मोबाइल लेके, तो ऐसे में आपकी जो स्थिति है उसको देख कर भी कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस की राशि को बढ़ा सकती है। क्योंकि ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मेंटेनेंस के केस में कि जब आप इतने महँगे कपड़े पहन सकते हैं, इतनी हाई-फाई लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर पत्नी को मेंटेनेंस क्यों नहीं दे सकते? और एक अच्छा खासा मेंटेनेंस आपके खिलाफ बंध जाया करता है। तो आपको मेंटेनेंस केस के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ-साथ आपको एक बात और करनी है कि आपसे जितना पूछा जाए कोर्ट में, बस उतना ही आपको जवाब देना है, अननेसेसरी एक भी शब्द आपको नहीं बोलना है। क्योंकि कभी-कभी बात-बात में ऐसी बातें मुँह से निकल जाया करती हैं कि नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो आपको कोई भी बिना मतलब की बात नहीं बोलनी है, जितना आपसे पूछा जाए हाँ या ना में जवाब देना है या जितने ज़रूरी हो उतने ही शब्द बोलना है। और जहाँ पर आपको बात समझ में ना आए, वहाँ आपको खुद बातें नहीं बनानी है, आपको अपने एडवोकेट की तरफ देखना है और उनसे पूछना है। देखिए, आपने अपनी पत्नी के ऊपर तमाम खर्च किया है, उसे पढ़ाया है, लिखाया है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा खर्च किया है या फिर उसे घुमाने-फिराने पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है। अपनी इनकम से ज़्यादा आपने उसको गिफ्ट्स दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रख सकते हैं। जिससे आप कोर्ट में ये साबित कर पाएँगे कि आपकी पत्नी आज जितनी पढ़ी-लिखी है या जिस योग्य है, वो आपकी ही बदौलत है। एक अच्छी लाइफ देने की आपने पूरी-पूरी कोशिश की। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिनको ध्यान में रख के आप मेंटेनेंस केस में अपना बचाव कर सकते हैं, मेंटेनेंस कम करा सकते हैं या फिर मेंटेनेंस से एकदम बच सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा है, फिर भी आपके ऊपर मेंटेनेंस लग गया है, आदेश हो गया है और ये स्टेज निकल चुकी है, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपके पास बचाव का एक रास्ता है अपील में जाने का। आप ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसमें फिर से देखा जाएगा और अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट से भी बात नहीं बनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। आपके खिलाफ ये गलत आदेश हो गया है, झूठे आरोपों पर आधारित आपका केस था, फिर भी आपके ऊपर इतना तगड़ा मेंटेनेंस लग गया है, तो इससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक आप अपने फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस का आदेश होते ही मेंटेनेंस पे करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेंटेनेंस का आदेश गलत लगता है, तो आप बेशक हाई कोर्ट जाएँ और वहां पर जाकर अपने फैसले को चैलेंज करें, ताकि आपके फैसले पर पुनर्विचार हो सके और आपके फैसले को फिर से बदला जा सके। बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि हर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता, उसकी औकात नहीं होती क्योंकि वहाँ के वकील बहुत महंगे होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है वहां पर। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि एक बार अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वन टाइम आप वकील का खर्च बेयर करते हैं या वहां का जो खर्च है आप उठा लेते हैं, तो जिंदगी भर पत्नी को मेंटेनेंस या फिर मोटा पैसा एलिमनी के रूप में देने से बच भी जाते हैं और मेंटेनेंस की इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा भी आपको मिल जाता है। तो हाई कोर्ट जाना या सुप्रीम कोर्ट जाना इतना महंगा नहीं पड़ता जितना कि जीवन भर पत्नी को, जिसने आपको छोड़ दिया, जिस जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्रुएलिटी करनी है और झूठे आरोप लगाकर आपको फंसा दिया है और आपको इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर कर दिया है, उसके बाद भी अगर आप एक टाइम खर्च ना करके जीवन भर उसी पत्नी को पे करते रहेंगे, तो आप हमेशा जीवन भर मेंटल प्रेशर में रहेंगे और जीवन भर परेशान ही रहेंगे। प्रयास कीजिए और प्रयास करने से कोई भी काम असफल नहीं होता। और जो भी मैंने बचाव के जो तरीके बताए हैं, कुछ टिप्स दिए हैं जो वीडियो में शुरुआत में बताए हैं, तो आजकल पहले से इन चीजों की तैयारी कर लेना ही बेहतर है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी चीज की रोकथाम करना उसके इलाज से बेहतर बचाव है। तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे उपयोगी टिप्स मिले, उपयोगी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।